एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, ये जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ और इसको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आते हैं और मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और आपकी जो भी डाउट एंड डिफ़िकल्टीज़ होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप पूछ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे A B C, A B एंड B C। इसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, ये इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया, ये भी राइट है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं थर्ड वन, सी वाला, इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, ये भी राइट है। और डी, इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ये भी राइट है। तो हमारा जो ऑप्शन है 4 वाला A B C D, ये राइट है, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? A B C D, ये जो ऑप्शन है हमारा 4th वन, ये वाला आंसर हमारा राइट है। हमें ऑप्शन में से ही हमेशा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू एडम स्मिथ्स डेफिनेशन। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ये वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन में नहीं है और वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में नहीं होगा। एडम स्मिथ इज़ अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, राइट है। वेल्थ ऑफ नेशंस इज ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ। सी है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। डी है, इकोनॉमिक्स स्टडीज कॉमन मैन। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, डी वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो डी का जो स्टेटमेंट लिखा है इकोनॉमिक्स स्टडीज़ कॉमन मैन, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन से सेलेक्ट करने वाले हैं? फर्स्ट वन, डी, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट डी। यहाँ पर 1D लिखा है ना, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, की पॉइंट्स इज इन लियोनार्ड रॉबिन्स डेफिनेशन। लियोनार्ड रॉबिन की डेफिनेशन की पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है A B एंड D। A B एंड D, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो C वाला जो ऑप्शन है वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल, ये जो है ये रॉन्ग लिखा है इन्होंने, ऐसा नहीं है, ठीक है। वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल, वॉन्ट्स क्या होते हैं? ग्रेडेबल होते हैं। वॉन्ट्स कैसे होते हैं? ग्रेडेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखो लियोनार्ड रॉबिन की डेफिनेशन में लिखा है वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा A B एंड D। A B एंड D, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, A B एंड D वाला, ठीक है। थर्ड वन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेल्थ, रिलेटेड टू वेल्थ, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट है रिलेटेड टू वेल्थ यहाँ पर देखना है, और आंसर जो है हमारा वो करेक्ट है A B एंड D वाला। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, A B एंड D, क्योंकि यहाँ पर देखो C वाला नहीं आएगा। वेल्थ हैज़ नो यूटिलिटी, ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वेल्थ को इन्होंने क्या लिखा है? वेल्थ हैज़ नो यूटिलिटी, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको कट करने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है वेल्थ हैज़ नो यूटिलिटी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल्थ की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? हमने फर्स्ट वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, A B एंड D वाला। वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू। देखो वेल्थ का मतलब क्या? जिसकी कुछ मार्केट वैल्यू है और उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं मनी से।
इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बींग, वेल्थ इज स्केर्स एंड एक्सचेंजेबल। तो ये सब राइट है, इसलिए हमने ए, बी और डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर चूज़ किया है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर आने वाले यहाँ पर सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना है, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट करना है, ए एंड सी। ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट वन हमारा राइट है, देखो ए एंड सी, ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। ए एंड सी क्या है, हमारा राइट आंसर है, क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती है नेशनल इनकम के अंदर, और डबल काउंटिंग को क्या हम करते हैं, अवॉइड करते हैं। जो डबल काउंटिंग होती है उसे अवॉइड करते हैं नेशनल इनकम काउंट करने के टाइम पर, और फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम के अंदर। तो इसलिए हमने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया है, ए एंड सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द कोरिलेशन। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, जो मैंने रेड कॉलम में लिखा है वो आपको लिखना है। जैसे नेचुरल साइंस का यहाँ पर एग्जैक्ट साइंसेस के साथ में रिलेशन होगा, तो आपको सोशल साइंस के साथ में रिलेशन सोचना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स डैश यहाँ पर था, और मैंने लिखा है नेचुरल और एग्जैक्ट, यहाँ पर आपको लिखना है साइंसेस, नेचुरल एंड एग्जैक्ट साइंसेस। और साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है। अगर साइकोलॉजी सोशल साइंस है तो फिजिक्स क्या है, नेचुरल और एग्जैक्ट साइंसेस, ठीक है। तो आपको लिखना है नेचुरल और एग्जैक्ट साइंसेस, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको अपने हिसाब से कोरिलेशन के हिसाब से देखना है, सोचना है और फिर लिखना है। थर्ड वन है अर्थशास्त्र कौटिल्य। देखो अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने। तो हमें याद करना है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है, तो हमने लिखा है एडम स्मिथ ने, ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसिटीज़, मैंने लिखा है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। कंफर्ट्स क्या होता है, वॉशिंग मशीन। कंफर्ट किससे मिलता है, वॉशिंग मशीन से मिलता है। कंफर्ट मिलता है हमें वॉशिंग मशीन से। तो यहाँ पर लिखा था नेसेसिटीज़ की क्या क्या होती है, नेसेसिटीज़ क्या होती हैं हमारी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर ये हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री गुड्स वैल्यू इन यूज़ एंड इकोनॉमिक गुड्स वैल्यू इन एक्सचेंज। जो फ्री गुड्स होती हैं उनका वैल्यू इन यूज़ होता है। फ्री गुड्स जैसे सनशाइन, एयर, वाटर, ये वैल्यू इन यूज़ है, ठीक है। लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज वाले गुड्स कौन से होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, और वो वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा होता है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, ये सारे प्रोडक्ट का वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई भी करना है और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, क्वेश्चन को। तो अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट को। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो स्टेटमेंट लिखा है, और इसे आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला कंसेप्ट है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है और उसे आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। माई फादर परचेज अ 2-व्हीलर व्हीकल, दिस हेल्प्स टू फुलफिल माई ट्रैवल नीड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे फादर ने परचेज करी है 2-व्हीलर व्हीकल, और जो हेल्प करेगी माई ट्रैवल नीड। तो माई ट्रैवल नीड और माई फादर से आपको समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है। जब यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है तो आपको लिखना है इंडिविजुअल वांट, ठीक है। इंडिविजुअल, अगर एक पर्सन की बात होती है या एक पर्सन की, उसके पूरे घर की फैमिली की भी बात होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंडिविजुअल का वांट, इंडिविजुअल वांट, और इंडिविजुअल वांट को एक्सप्लेन कर देंगे। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रिफर्ड टू एज अ नीड। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग। अब ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। पर्सन और इंडिविजुअल वांट, पर्सनल और इंडिविजुअल वांट रिफर टू दोज वांट विच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नीड को फुलफिल करेगा। माई ट्रैवल नीड, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही ट्रैवल नीड को वो फुलफिल करने वाला है, ठीक है। तो एक ही यहाँ पर इंडिविजुअल का वांट
आपको लिखना है इंडिविजुअल वांट। इंडिविजुअल वांट क्यों लिखना है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो उनकी जो व्हीकल है वो सिर्फ और सिर्फ माय ट्रैवल नीड को ही यहाँ पर फुलफिल करने वाली है। तो माय जब आएगा तो यहाँ पर आपको देखना है इंडिविजुअल वांट, क्योंकि एक ही पर्सन के वांट को सेटिस्फाई कर रहा है एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टडी ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश। यहाँ पे आपको कंसेप्ट लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन लिखना है। पहले आपको बताना है कि ये जो टर्म है वो रैगनर फ्रेस्क के जो सर हैं इन्होंने कॉइन करे हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड, वर्कर्स, फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी इंडिविजुअल इनकम की बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ फैमिली ऑफ रमेश, ठीक है। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे तो वो हम पूरी की पूरी कंट्री मतलब इंडिया की इनकम हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? नेशनल इनकम। इंडिया एक पूरी कंट्री की इनकम को क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश की बात हो रही है, तो आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लिखना पड़ेगा और आपको यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। माइक्रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए इंडिविजुअल बिहेवियर की बात होती है, इंडिविजुअल वेरिएबल की बात होती है, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सब चीज़, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश की बात हो रही है, इसलिए आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लिखना है और उसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। आप इसमें और ज़्यादा एडिशन भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री में इंक्रीज होगा, क्योंकि जब इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है, यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? रियल नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। रियल नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब रियल नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है। As per the data for financial year 2018-19, the country's production of goods and services increased by 20%. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है 18-19 का, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो कंट्रीज़ का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है बाय 20%। गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है 20% से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? इंक्रीज़ होता है रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। रियल नेशनल जो इनकम है कंट्री की वो यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि यहाँ पर रियल नेशनल इनकम जो कंट्री की है वो बढ़ रही है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आप लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुणास मदर सेव्स 1000 रुपीज़ एवरी मंथ आउट ऑफ हर गिवन सैलरी। यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो है सेविंग का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करुणा की मदर क्या कर रही हैं? वो सेव कर रही हैं 1000 रुपीज़। फॉर एग्जांपल अगर करुणा की मम्मी को 1000 रुपीज़ यहाँ पर 10,000 रुपीज़ यहाँ पर अपने उनकी जो सैलरी है वो मिलती है, तो वो बाकी के पैसों से घर खर्च चलाती हैं और 1000 रुपीज़ जो है वो सेव कर लेती हैं। और यहाँ पर 1000 रुपीज़ सेव करती हैं क्योंकि फ्यूचर में उनको कोई भी नीड हो सकती है, जिसको वो फुलफ़िल करने के लिए आज से ही वो सेविंग करना चालू कर देती हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि सेविंग का जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो सेविंग क्यों करते हैं लोग, हमें बताया जाता है। सेविंग क्यों करते हैं? नॉर्मली जो जनरल पीपल सेव क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर फ्यूचर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई
तो उसके लिए भी उनके पास पैसे होने चाहिए। या अगर उन्हें कोई नया बिजनेस सेटअप करना है तो वो सेविंग्स करते हैं, बाकी जब बाद में वो अपने ओल्ड एज में नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स बताए जाते हैं सेविंग के अंदर, जो अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर करुणा की मम्मी क्या कर रही है, नॉर्मली आपको बताया गया है सेविंग कर रही है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड है और आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो इधर इतना ही बताया है, सेविंग कर रही है। करुणा की मम्मी क्या कर रही है, सेव कर रही हैं 1000 रुपीज़। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ सेट असाइड टू सेटिस्फाई फर्दर नीड्स बाय foregoing current consumption. In other words, saving is that part of income which is not spent currently on consumption. जो कंजप्शन के ऊपर खर्चा नहीं किया जाता है और उसको अलग हटाकर रख दिया जाता है, जनरली उसको सेविंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है 5th वन। राम्स फादर यूटिलाइज्ड हिज प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू सेटअप ग्रोसरी स्टोर। ग्रॉसरी स्टोर किराना की दुकान, जो नॉर्मली हमारे एरिया में होती है किराना की दुकान। तो राम के फादर क्या कर रहे हैं, उनका प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पे एक उनका प्रोविडेंट फंड जमा होता है और उनको बाद में मिलता है। तो वो जो अमाउंट है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उससे अपना न्यू बिजनेस सेटअप करने वाले हैं, ग्रॉसरी स्टोर का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिटल मतलब वो जो अपना प्रोविडेंट फंड यूज़ कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फर्दर प्रोडक्शन मतलब ग्रॉसरी स्टोर को सेटअप करने के लिए। और ये जो प्रोविडेंट फंड है वो कैपिटल है, ठीक है, समझो। और जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर कौन है, राम के फादर हैं। राम के फादर एंटरप्रेन्योर इसलिए है क्योंकि वो रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री है। रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री क्योंकि वो ही पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले हैं अपनी ग्रॉसरी स्टोर को, और वो पूरा का पूरा अपना बिजनेस सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कैपिटल का और एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेल्थ। यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग का, ये 4 मार्क्स के लिए आता है जनरली। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स के लिए सफिशिएंट पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन के बाद में आपको ऐसे लिस्ट करने हैं ये सारे पॉइंट्स जैसे मैंने लिस्ट करके बताए हैं, और उसके बाद आपको एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। और मैंने एक्सप्लेन करने के साथ साथ में यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने के लिए इसलिए कहा है, एग्जाम्पल्स लिखने से आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव बनता है, और एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो मेक श्योर अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जो आंसर मैं दिखा रही हूँ वो आप अपने आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे आपको फर्स्ट देखिए ह्यूमन वांट्स जो है उसका यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, और उसके बाद में ये देखिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स को कैसे एक्सप्लेन करा है, आपको लिखना है। फर्स्ट है वांट्स आर अनलिमिटेड, नेक्स्ट है वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, वांट्स डिफर विथ एज, वांट्स डिफर विथ जेंडर, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे जो है वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स पेज नंबर 3 पे आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसके बाद में आपको फर्स्ट यहाँ पर लिखना होता है कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, और उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको फर्स्ट यहाँ पर देखो मैंने लाइन में कैसे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर क्वेश्चन 1 है ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। तो यहाँ पे आंसर में फर्स्ट आपको फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है वांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वांट्स जो है अनलिमिटेड होते हैं, वांट्स की लिमिट नहीं होती है, इसलिए हमने लिखा है अनलिमिटेड होते हैं। और ये जो वांट्स हैं हम एक ही टाइम पर सारे के सारे सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें लिखना होगा आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन वांट्स चेंज एज पर द सीजन एंड प्रेफरेंसेस। तो आपको फर्स्ट यहाँ पर आंसर लिखना है और लिखना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ह्यूमन के जो वांट्स होते हैं वो सीज़न और से चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर विंटर सीजन में जैसे सीज़न चेंज होता है तो विंटर से अगर समर सीज़न और समर सीज़न से विंटर सीज़न, तो पहले अगर समर सीज़न की बात करेंगे तो समर सीज़न में लोग आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे ही मतलब ये वांट है सीजनल वांट, तो सीज़न जब समर का सीज़न होगा तो आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। और अगर विंटर का सीज़न होगा तो लोग हॉट चॉकलेट जो होती है उसको पीना पसंद करते हैं, ड्रिंक करना पसंद करते हैं हॉट चॉकलेट। तो हॉट चॉकलेट कब विंटर में और आइसक्रीम कब समर में। तो ये सीज़न टू सीज़न चेंज होता रहता है। और आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा और आप पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर द सेम। ये भी एग्री और डिसएग्री का ही क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर दी सेम। तो ये जो है दोनों भी कंसेप्ट वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये कहीं से भी सेम नहीं है, ठीक है। वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि वैल्यू इन यूज़ फ्री गुड्स का होता है और वैल्यू इन एक्सचेंज जो होता है वो इकोनॉमिक गुड्स का होता है। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ से आप आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का आंसर इन डिटेल। अभी जो आंसर इन डिटेल का ये जो क्वेश्चन है ये आता है आपको 8 मार्क्स के लिए। आपको 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसलिए ये थोड़ा लेंदी होता है आंसर इन डिटेल का। एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको यहाँ पर सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद में आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन है किनीथ बिल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये लिखनी है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखो सेविंग से पहले, याद रखो सेविंग से पहले एक यहाँ पर पॉइंट है नेशनल इनकम का। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है नेशनल इनकम का। ये आपको बुक में मिल जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम का ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा, आपको लिखना है, ये ज़रूर लिखना है फर्स्ट पॉइंट। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है नेशनल इनकम का, वो आपको लिखना है नेशनल इनकम। ये पूरा का पूरा जो है नेशनल इनकम का पॉइंट वो लिखना है नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम का पॉइंट जो है टेक्स्ट बुक पेज नंबर पे दिया है, 6th पर दिया है और 7th पे भी दिया है थोड़ा सा, तो वो आप टेक्स्ट बुक में से देखकर लिख लेना। और बाकी का मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी सॉल्व एक्सरसाइज कंप्लीट और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन की वीडियोस लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना।